हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रैफिक शेपिंग और लोड शेडिंग के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम्स। तो इसके आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स हमारे बनेंगे राउटिंग एल्गोरिथम के, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं वो कवर करेंगे। तो राउटिंग एल्गोरिथम समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है। So routing algorithm is the process of moving the packets across a network from one host to another. So it is usually performed by a dedicated devices called the router. So router will take this process for moving the packets across a network from one host to another, and the technique or process which is used by the router is called the routing algorithm. Means suppose there are incoming packets and these are the outgoing packets, so router will take the decision which packet forward to which route, and it will depend on the parameters metric measures या like your hope delay bandwidth कि कितना bandwidth है या कितना delay लग रहा है, कौन से पैकेट्स आपकी प्रायोरिटी बेसिस में है। these things are be taken into the account by the router, and router perform the routing by using the routing algorithm. तो बेसिकली जो हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी स्टैटिक एल्गोरिथम और एक होती है हमारी डायनेमिक एल्गोरिथम। हम दोनों एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अगर स्टैटिक एल्गोरिथम की हम बात करें तो इसके अंदर आपकी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम का मतलब है इट विल नॉट कंसिडर द लोड। Now what load means? Load means कि the algorithms are not influenced by the factors such as कि भाई network congestion क्या है, उसका link utilization कितना है या फिर उस पर अभी current workload कितना है, इन सबको वो consider नहीं करती है। ठीक है, also non adaptive है means कि कुछ अडेप्टेबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगी कि अगर बीच में कोई सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसमें यू हैव टू चेंज समथिंग, सो स्टैटिक एल्गोरिथम विल नॉट प्रोवाइड दैट फैसिलिटी ऑल्सो। स्टैटिक एल्गोरिथम का टाइप होता है आपका फ्लडिंग। ओके, नेक्स्ट आपकी होती है डायनामिक एल्गोरिथम। डायनामिक एल्गोरिथम्स आर अडेप्टिव एल्गोरिथम मींस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो इट विल चेंज देयर एल्गोरिथम। ठीक है, adaptive algorithm and dynamic algorithm also consider the load. Also consider the load means while performing the routing it is influenced by your factors like your network congestion, your link utilization or the current workload of the devices. In dynamic algorithm we have three types of routing algorithm: distance vector, link state and path vector routing. We will discuss these all routings also. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एल्गोरिथम से। स्टैटिक एल्गोरिथम में हम लेंगे फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग क्या होता है? फ्लडिंग इज डिफाइंड एज whenever a packet comes to a router the packet is diverted in all the direction except the path on which it is arrived। मीन्स फ्लडिंग बेसिकली आप समझ लो कि ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, 3 एड्रेसेस पढ़े थे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो फ्लडिंग बेसिकली क्या करता है? ब्रॉडकास्ट का काम करता है। मीन्स what it will do, whenever a packet comes to a router the packet is diverted in all the direction except the packet, मतलब जहां से सोर्स, जिस सोर्स से वो पैकेट आया है उस सोर्स के अलावा जितने भी आपके कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के अंदर, जितने भी डिवाइसेस या नेटवर्क्स कनेक्ट होंगे उन सब पे वो उसको क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी कि डाइवर्टेड कर देगा। एडवांटेज क्या है फ्लडिंग का कि हम अननोन डेस्टिनेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने सिंपली हमारे पास जो भी पैकेट आया राउटर के पास, उस राउटर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया सारी डायरेक्शंस में। तो उस केस में क्या एडवांटेज हो जाती है कि हम अननोन डेस्टिनेशंस को भी फाइंड कर सकते हैं। और जनरली जो फ्लडिंग होती है वो कहाँ पे यूज होती है? आपकी मिलिट्री एप्लीकेशंस में। लेकिन ब्रॉडकास्ट कर रहे हो एक डेडिकेटेड डेस्टिनेशन पे ना पहुंचा के आप सारे जितने भी नेटवर्क्स के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सबको भेज रहे हो, तो उससे एक ड्रॉबैक क्या आ जाएगा? ड्रॉबैक ऑफ द फ्लडिंग इज इट क्रिएट्स अ रिडंडेंट पैकेट विच में लीड टू द कंजेशन ऑफ अ राउटर। जैसे आपको ध्यान है वो हमने ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, जब वो ब्रॉडकास्ट आप करे जा रहे हो तो क्या करता है, हर राउटर बार बार जैसे उस पैकेट को आएगा तो ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर दूसरा राउटर भी उस पैकेट पे जाके उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, पैकेट्स जो होते हैं एक तरीके से स्ट्रॉम क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम। उससे क्या होता है, रिडंडेंट पैकेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नेटवर्क में और उससे आपका बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होता है जो वो पुअर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक। बस एडवांटेज लेकिन इसका ये है कि यू कैन फाइंड द अननोन डेस्टिनेशन ऑल्सो। ओके,
तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं फ्लडिंग के ऊपर। यहाँ पे जो मैट्रिक हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हॉप की। हॉप का मतलब क्या है, सपोज आपको A टू E तक, दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, आपको A से E पे पहुंचना है, तो क्या क्या पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। तो फ्लडिंग एल्गोरिथम क्या होती है, इट विल रेफर्स टू दी नंबर ऑफ होप्स। नंबर ऑफ होप्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ नेटवर्क होप्स का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट नोड्स और राउटर्स दैट अ पैकेट ट्रेवर्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि इंटरमीडिएट नोड्स और राउटर्स आपको कितने लगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो जैसे सपोज आपको सोर्स A से डेस्टिनेशन E पे रीच करना है, तो आपके पास कौन कौन से पाथ हैं, आप A टू B और फिर A टू E भी जा सकते हैं, यानी कि A-B-E ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं। अगर ये पाथ फॉलो करेंगे तो कितने नंबर ऑफ होप्स चाहिए होंगे, 2 होप्स, दिस 1 एंड दिस इज 2। यस, नेक्स्ट आप कैसे जा सकते हो, A, B, D एंड E, यानी कितने होप्स चाहिए होंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आप कैसे जा सकते हो, A, B, D, C एंड E, तो कितने होप्स चाहिए होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट आप कैसे जा सकते हो, A, C एंड E, ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते हो, तो 2 होप्स चाहिए होंगे इसके अंदर, 1 एंड 2। नेक्स्ट आप कैसे जा सकते हो, A, C, D एंड E, तो इसमें 3 होप्स चाहिए होंगे। इसी तरीके से और कैसे जाया जा सकता है, A, C, D, B एंड D, उस केस में कितने चाहिए होंगे, 4 होप्स चाहिए होंगे। तो टोटल आपके कितने होप्स हो गए, 18 तो होप्स हो गए, और आपको पाथ कितने मिल गए, 6 पाथ मिल गए। देखो A से E तक पहुंचने के लिए आपके पास 6 डेडिकेटेड पाथ, 6 पाथ्स अवेलेबल हैं जिनसे आप A से E पे पहुंच सकते हैं। इसके अंदर एक क्राइटेरिया आता है लिमिटिंग होप का। लिमिटिंग होप का क्या मतलब होता है, एल्गोरिथम में इंक्लूड अ मैक्सिमम होप काउंट थ्रेशोल्ड टू प्रिवेंट पैकेट्स एंडलेसली सर्कुलेटिंग इन द नेटवर्क। आप सर्कुलेशन को, एंडलेसली सर्कुलेशन को कैसे रोक सकते हो, बाय यूजिंग द लिमिटिंग होप। लिमिटिंग होप मींस कि अगर मैक्सिमम होप, सपोज हमने कहा कि भाई 3 होप में इसको पहुंच जाना चाहिए, तो अगर मैक्सिमम होप का आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा दिया, तो 3 से ज्यादा वाले होप्स जो होंगे वो कंसिडर नहीं होंगे, हम सिर्फ 3 और 3 से कम वाले पाथ्स को ही कंसिडर करेंगे। So this is the facility provided by the limiting hope. So this is the algorithm for your static algorithm. Dynamic algorithm की जो फर्स्ट algorithm होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की। In distance vector routing, whenever a packet comes to a router, the neighboring routers will give their vector table. यहाँ पे राउटर्स पे क्या मेंटेन होती है, अपनी वेक्टर टेबल मेंटेन होती है। तो जब भी कोई पैकेट किसी राउटर पे आता है तो उस राउटर पे जो भी उसके नेबर राउटर्स हैं वो क्या करते हैं, उस राउटर को अपनी वेक्टर टेबल दे देते हैं। Now, a new vector table is calculated for that node. मीन्स जिस राउटर पे पैकेट आया है उस राउटर पे एक नई वेक्टर टेबल क्रिएट होती है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको पैकेट्स को कैसे रूट करना है। ठीक है, This distance vector routing algorithm is also known as a iterative algorithm because the output of a vector table is given as a input for other router for further calculation. इसको हम iterative algorithm भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक जो राउटर का आउटपुट वेक्टर टेबल है वो दूसरे राउटर के लिए इनपुट वेक्टर टेबल की तरह वर्क करती है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम भी बोलते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज द राउटिंग टेबल्स आर कैलकुलेट एट एवरी नोड वेयर एवर द पैकेट कम्स। ठीक है, मीन्स राउटिंग टेबल जो होगी वो कैलकुलेट होगी हर नोड पे जब भी पैकेट उस पर रीच करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम भी इसका नाम है, इटरेटिव एल्गोरिथम भी इसका नाम है, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम तो है ही। और ये कौन सी एल्गोरिथम होती है, हमारी डायनेमिक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। सपोज ये आपको एक दे रखा है जिसमें राउटर्स हैं, नेटवर्क है एक जिसके अंदर राउटर्स कनेक्टेड हैं A, B, C, E, D एंड F। ठीक है, अब सपोज इनिशियली आपको वेक्टर टेबल दे रखी है वेक्टर टेबल दे रखी है B की, C की और D की। वेक्टर टेबल का क्या मतलब है, B से A तक जाने की कॉस्ट कितनी है 6, B से B तक जाने की कॉस्ट है 0, B से C तक जाने की कॉस्ट है 3, B से D तक जाने की कॉस्ट है 5, B से E तक जाने की कॉस्ट है 1 एंड B से F तक जाने की कॉस्ट है 2। इसी तरीके से C के लिए दे रखी है और D के लिए दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, मेजर डिले ऑफ A, ठीक है, टू BCD आर 635। सॉरी, ये अपने को गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि जो A जो राउटर है उससे जो B, C और D का मेजर डिले है वो कितना है 635। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं वेक्टर टेबल निकालना चाहूँ
ठीक है। वेक्टर टेबल ऑफ ए वाया बी, मतलब अगर मैं बी से ए से किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बी के राउटर के थ्रू जाती हूँ तो उस केस में हमारा डिले कितना होगा 6 का। इसी तरीके से ए से हम किसी भी नोड पे जाने के लिए अगर सी को हम इंटरमीडिएट राउटर बनाते हैं तो हमारा डिले होगा 3, और ए से किसी भी राउटर पे जाने के लिए अगर हम डी को इंटरमीडिएट नोड बनाते हैं तो हो जाएगा हमारा डिले 5। ठीक है। तो देखो अगर वेक्टर टेबल आपको कैलकुलेट करनी है ए की, यही होता है जब कोई पैकेट किसी राउटर पे आता है तो उसकी जो नेबरिंग आपकी राउटर्स होते हैं वो अपनी वेक्टर टेबल उस राउटर को दे देते हैं। तो देखो ए वाया बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट होगी, देखो ए से ए पे जाने के लिए आप वाया बी जाओगे तो कैसे होगी, ए टू बी एंड देन अगेन बी टू ए, और मेजरिंग डिले कितना है 6 है तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। तो ए से ए वाया बी जाने के लिए हमको कितनी डिले लगेगा 12 का। ए से बी पे जाने के लिए, ए से बी तो एक ही बार में जा सकते हो तो 6 में हो जाएगा काम। यस। नेक्स्ट ए से सी पे जाना है लेकिन वाया बी, तो ए टू बी देन बी टू सी, तो ए से बी पे जाने के लिए डिले कितना है 6, और बी से सी पे जाना है हमको तो हम वेक्टर टेबल देखेंगे बी की, तो बी से सी पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है 3, तो 6 प्लस 3 इज 9। ठीक है, ए टू सी वाया बी। इसी तरीके से अगर ए टू डी जाना है तो ए टू डी आप कैसे जाओगे, यहाँ पे देखो ए से बी पे जाने का हमारे पास कॉस्ट कितना है 6, और यहाँ पे दे रखा है बी से डी पे जाने की कॉस्ट कितनी है 5, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिले ऐड करना है जो वेक्टर टेबल है बी की उसके अंदर, तो उससे आपको क्या निकल जाएगा वेक्टर टेबल ऑफ ए वाया बी। जैसे देखो ए से अगर हमें ई का कैलकुलेट करना है तो ए से ई पे जाने के लिए सबसे पहले ए से बी पे जाएंगे तो वो तो कितना है 6, और बी से ई पे जाने का कॉस्ट देखो 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। इसी तरीके से सपोज ए से एफ पे जाना है तो सबसे पहले ए से बी पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए से बी पे जाने का तो 6 ही हो जाएगा वापस से, लेकिन बी से एफ पे जाने का कितना है 2, तो 6 प्लस 2 इज 8। इस तरीके से ये देखो मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल कैलकुलेशन भी दे रखी है, अगर आपको समझना है और डिटेल में तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वेक्टर टेबल ए की निकाल ली वाया बी। इसी तरीके से आप वेक्टर टेबल ए की वाया सी भी निकाल सकते हैं, वाया डी भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बी की निकाली, यानी कि ए से ए पे जाने के लिए सी के थ्रू अगर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। ठीक है, इसी तरीके से 3 प्लस 3 तो आपको सब में ऐड करना है तो इस सब में 3 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 9 इज 12, 3 प्लस 0 इज 3, 11 प्लस 3 इज 14, 9 प्लस 3 इज 12 एंड 10 प्लस 3 इज 13। तो ये निकल गया। इसी तरीके से डी का डिले कितना है 5, यानी कि ए टू वेक्टर टेबल ऑफ ए वाया डी कितनी हो जाएगी 5 ऐड कर देंगे वेक्टर टेबल ऑफ डी में, तो 9 प्लस 5 इज 14, 5 प्लस 3 इज 18, सॉरी 5 प्लस 3 इज 8, 7 प्लस 5 इज 12, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 3 प्लस 5 इज 8। तो ये आपकी निकल जाएगी वेक्टर टेबल ऑफ ए वाया डी। तो देखो 3 वेक्टर टेबल्स निकल गई मेरे पास, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हम बनाएंगे ए की फाइनल टेबल। हमने 3 वेक्टर टेबल्स बना ली ए की, ठीक है, जो भी हमें मेजर डिले दे रखे थे उस पे। अब हमें फाइनल टेबल बनानी है, तो फाइनल टेबल जब हम बनाएंगे तो हम जो शॉर्टेस्ट डिले, जो सबसे मिनिमम डिले लगेगा वो वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर राउटर के लिए। इसका मतलब देखो जैसे ए से ए पे जाना है, तो ए से ए पे जाने के लिए तो मुझे कोई राउटर की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों बी को, सी को या डी को कंसीडर करूँ, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट 0 लिख लूंगी, इसका डिले तो मैं 0 ही मानूंगी क्योंकि खुद ही नोड पे वापस पहुंचना है, तो ये तो इसके लिए हमें कोई भी इंटरमीडिएट राउटर की जरूरत नहीं है। नाउ सपोज अब मुझे ए से बी पे जाना है, तो देखो मेरे पास 3 डिले हैं 6, 12 और 8, तो मिनिमम कौन सा है 6, ये कहाँ से अचीव हुआ वाया बी, तो हमारा मिनिमम डिले हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, और ये हमें कहाँ से मिल रहा है, कौन से पाथ से, वाया बी। इसी तरीके से ए टू सी अगर जाना है तो 9, 3 एंड 12, तो मिनिमम क्या है 3, और 3 हमें कहाँ से अचीव हो रहा है वाया सी, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे फाइनल टेबल में, और यहाँ पे सी के थ्रू हम इस पे पहुंच पा रहे हैं ए टू सी, तो यहाँ पे आपका पाथ हो जाएगा सी वाला। इसी तरीके से ए टू डी जाना है तो हमारे पास एक 11, एक है 14 और एक 5, तो 5 है मिनिमम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए टू डी वाया डी हम जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आपका डिले हो जाएगा, और ये हमारा पाथ यहाँ पे डी सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से ई के लिए अगर देखोगे तो 7, 12 और 10 है, तो मिनिमम क्या है 7, तो ई का ए से ई पे पहुंचने का मिनिमम डिले कितना है 7, और ये कैसे पहुंचा जा सकता है वाया बी,
तो यहाँ पे आ जाएगा बी। जो भी आप मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो आपको वो वाला पाथ सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें देखो 8 हो गया, 13 हो गया और यहाँ पे भी 8 हो गया। अब दोनों ही 8 8 है, तो यहाँ पे आप कैसे सेलेक्ट करोगे? हमें ए से एफ पे जाना है, ठीक है, ए से एफ पे जाना है, तो हम बी के थ्रू भी जा सकते हैं और एफ के थ्रू डी के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में मेरे जो कॉस्ट है या जो डिले है वो 8 आ रहा है। चाहे आप बी के थ्रू जाओ चाहे आप डी के थ्रू जाओ, दोनों ही केस में डिले 8 आ रहा है। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन से मिनिमम नंबर ऑफ होप्स लग रहे हैं, जिसमें मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया ना डिले का, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ होप्स होंगे हम वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखो बी के थ्रू जाओगे तो कितने होप लग रहे हैं? 1 2 एंड 3, जबकि डी के थ्रू जा रहे हो तो 2 ही होप लग रहे हैं, 1 और 2। इसलिए यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट करा है? डी को, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो ए की। तो वेक्टर टेबल हमारी ए की बन गई 0 6 3 5 7 एंड 8। नाउ सपोज अब आपको वेक्टर टेबल जो है एफ की भी दे रखी है, एफ की वेक्टर टेबल क्वेश्चन में दे रखी है 7 15 1 2 8 0। अब आपको डी की एक टेबल बनानी है, डी की फाइनल वेक्टर टेबल बनानी है, और आपको डी के लिए जो डी से कनेक्टेड नोड्स है, डी से कनेक्टेड नोड क्या है? ए और एफ ही कनेक्टेड है, तो ए और एफ का मेजर डिले कितना दे रखा है? 4 एंड 6। तो अब सिंपली वापस क्या करना है? इस 4 को तो ऐड कर दोगे वेक्टर टेबल ऑफ ए में, तो वो आपकी वेक्टर टेबल बन जाएगी डी की वाया ए, ठीक है। 6 को ऐड कर दोगे वेक्टर टेबल एफ में, तो वो वेक्टर टेबल डी की बन जाएगी वाया एफ। अब ये तो दो वेक्टर टेबल्स बन गई डी की। फाइनल टेबल बनाने के लिए वापस हम क्या करेंगे? मिनिमम जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें 4 और 13 में से मिनिमम क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। कौन सी टेबल से लिए? वाया ए से, तो यहाँ पे ए पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। 10 और 21 में से 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखो ए से सी पे जाने के लिए आपके पास है दो कॉस्ट, देखो ये सब ए बी है ना, सी डी ई एफ। तो देखो ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू थी, बट सी में क्या दिक्कत आ गई? दोनों सेम ही डिले दे रहा है। वाया ए जाओ चाहे वाया एफ जाओ, दोनों ही केस में आपका सेम डिले है। यानी कि अब आप चाहे यहाँ से डी से सी पे पहुंचने के लिए चाहे आप एफ के थ्रू जाओ चाहे ए के थ्रू जाओ, दोनों में ही 7 डिले लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? टाई हो गया, तो टाई के केस में हम मिनिमम होप देखेंगे। तो अगर ए के थ्रू जाओगे तो 2 होप लग रहे हैं और एफ के थ्रू जाओगे तो 3 होप लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम ए ले लेंगे। अब यहाँ पे इसने अगर एफ लिया है तो उस केस में आप हो सकता है कि कोई और आप फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे बेसिकली आप इसको ए ले सकते हो क्योंकि मिनिमम होप हमारे ए में कम लग रहे हैं। डी के लिए तो 0 हो जाएगा क्योंकि खुद से खुद पे पहुंचने के लिए कोई और अदर राउटर्स की जरूरत नहीं है। डी से ई पे पहुंचना है तो हम 11 ले लेंगे वाया ए, ठीक है, दिस इज ए, ओके। नेक्स्ट इज एफ पे पहुंचना है तो 12 और 6, तो 6 आपका कम है तो हम वाया एफ ही चले जाएंगे 6 पे। तो ये आपकी फाइनल वेक्टर टेबल किसकी बन जाएगी? डी की। तो इस तरीके से आप वेक्टर टेबल्स बनाते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। तो अब इसका मतलब क्या है? इफ लिंक ऑफ ए was broken to D, then D has only one neighbor F। क्या कह रहा है कि अगर A का जो लिंक है वो ब्रोक हो जाता है तो D के पास सिर्फ एक ही नेबर होगा F। तो उस केस में आपकी जो वेक्टर टेबल जो होगी D की वो वापस अपडेट होगी क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, यानी कि अडेप्टिव एल्गोरिथम है। अडेप्टिव एल्गोरिथम में अगर कोई ब्रेकेज आता है तो आप वापस से अडेप्ट करते हो और चीजों को मॉडिफाई करते हो, अपडेट करते हो। तो हम क्या कह रहे हैं? D जो है वो सिर्फ हमारा A और F से लिंक था, है ना, ए से और एफ से। अब हम कह रहे हैं कि ए और डी के बीच का लिंक ब्रेक हो गया, तो उस केस में सिर्फ आपके पास डी के साथ लिंक क्या है? एफ है। तो आपकी वेक्टर टेबल को आपको अपडेट करना पड़ेगा। जहां जहां आपने ए सेलेक्ट किया है वहां सारी जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? एफ, क्योंकि हमारे पास अब एक ही लिंक बचा है, यानी कि एक ही नेबर बचा है डी का, इसलिए हमें उसके थ्रू इनको अपडेट करना होगा। Okay, so whenever there is a breakage of a link, the neighboring router may fill with the wrong values or entries. So now this router is given as input for other routers for the calculation, then that router may also fill with the wrong values। इसका मतलब क्या है? सपोज ब्रेकेज हुआ, ठीक है, और ब्रेकेज का हमने अपडेट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? वो राउटर रॉन्ग वैल्यूज जो है दूसरे राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। तो दूसरा राउटर भी क्या करेगा? उन रॉन्ग वैल्यूज के बेसिस पे अपनी वेक्टर टेबल को अपडेट करेगा, जो कि अगेन एक रॉन्ग वैल्यूज होंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपके जो राउटर्स हैं उन पे सारी जो वेक्टर टेबल्स हैं उनमें रॉन्ग वैल्यूज आपकी अपडेट हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की वजह से क्या होंगे? पैकेट्स जो होंगे वो लूप में फंस जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, whenever there is a breakage of a link, the router may filled with a wrong value and this given as a input to the other router। ये भी हमने बताया ही था, इटरेटिव एल्गोरिथम होती है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट के लिए काम करता है। तो अगर आप एक राउटर में रॉन्ग वैल्यूज अपडेट करोगे तो वो इनपुट की तरह जाएगी दूसरे राउटर में, और वहां पे भी क्या होंगी, रॉन्ग वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, और इस वजह से क्या होगा, आपका काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो काउंट ही करता रहेगा, रॉन्ग वैल्यूज को अपडेट करता रहेगा अपनी राउटर टेबल में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम यूज करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में समझा, उसके दोनों टाइप्स देखे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में हमने फ्लडिंग को पढ़ा, फ्लडिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, फ्लडिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है वो हमने देखा। इसके बाद हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम देखा, जिसमें हम इटरेटिव और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, इसको डायनामिक क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया। इसमें क्या दिक्कत आती है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की दिक्कत आती है अगर कोई ब्रेकेज आ जाते हैं। ठीक है, और इससे ओवरकम होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग, जो कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। सो थैंक यू।